नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, उत्तर भारत में मां के जयकारों से हर तरफ गूंज है, तो वहीं बंगाल में दिव्य भव्य दुर्गा पूजा की रौनक से हर गली हर कूचा गुलजार है। गुजरात में गरबा का रंग जमा हुआ है, तो प्रभु राम के संदेशों की लीलाएं शहर शहर चल रही हैं। त्योहार का बम्पर सीजन है और ये त्योहार एक बार फिर हमसे कुछ कहने आए हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारे त्योहार केवल भगवान की आराधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे ये त्योहार संदेश और सरोकार से भरे हुए हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा का हर पंडाल अपने आप में खास होता है। हर बार की तरह मां दुर्गा की मूर्तियां देखते ही बन रही हैं। पूजा पंडालों को किसी न किसी विशेष थीम पर सजाया गया है। कहीं माटी की थीम के जरिए लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा गया है, तो कहीं त्रिशक्ति की थीम पर मां दुर्गा के पंडाल सजे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि ये पर्व केवल मां के दर्शन तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि पंडालों में आकर लोग अपनी जड़ों से जुड़े, समाज के लिए कोई ना कोई संदेश वहां से उनको जरूर मिले। साथ ही साथ पंडालों के जरिए उनका साक्षात्कार कला और संस्कृति से भी हो सके। कुछ कहता है मां का हर पंडाल, कुछ कहता है भजन शंख की ध्वनि और माता के जयकारों की गूंज। ये भारत नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका की तस्वीर है। हम अमेरिका की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर टाइम्स स्क्वायर पर दुर्गा पूजा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वहां रहने वाले भारतीयों ने हिस्सा लिया। तो ये देखिए, टाइम्स स्क्वायर की तस्वीरें हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार रह रहे भारतीय वहां भी अपनी कला और संस्कृति के साथ जुड़े हैं, और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी कला और संस्कृति के साथ जोड़ा जा सके। और यही एक बड़ा मकसद है। टाइम्स स्क्वायर पर दुर्गा पूजा की ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से वहां उत्सव का भव्य दिव्य रंग देखने को मिल रहा है। भारतीय संस्कृति की चमक दमक केवल भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। और वहां पर भी अलग रंग दुर्गा पूजा का। अब बंगाल की धरती पर आपको लिए चलते हैं। त्रिदेव की झलक दिखाते एक पंडाल को हम आपको दिखाते हैं, और इस पंडाल की थीम है त्रिशक्ति, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एकात्म को दर्शाता है। हर पंडाल अपने आप में खास होता है, कोई ना कोई संदेश लिए हुए होता है। तो ये दुर्गा पूजा, कोलकाता में दुर्गा पूजा का ऐसा पंडाल जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का संदेश और एक ही जगह पर नजर आ रहा है। जो पंडाल है वो पंडाल है मुदियाली क्लब, और ये दक्षिण कलकत्ता की एक दूसरी जो बड़ी पूजा में से एक है। और यहाँ की जो पूजा है, लाखों लोगों की समागम होती है इस पूजा को देखने के लिए। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया गया है, जिसमें इसका थीम है, इस थीम की एक अनोखी नाम दिया गया है, उसका नाम है त्रिमात्रिक। और यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जो 3 देव देवताएं हैं, उनके नाम से ये हिंदू जो रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज के, हिंदू की जो धर्म है, उस धर्म के आधार पर इस वक्त ये पंडाल सजाया गया है। हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की तस्वीर जो इंस्टॉलेशन, आर्ट इंस्टॉलेशन की गई है, और साथ ही में जो है कि 3D इंस्टॉलेशन जिसको दिखाया गया है, त्रिमात्रिक 3D मॉडल। और इसमें ब्रह्मा, विष्णु, माहेश्वर, इन तीनों की जो नाम है उसमें स्थिति की गई है। और उसके साथ साथ जो है कि यहाँ की जो मूर्ति रहती है माँ दुर्गा की, वो माँ दुर्गा की मूर्ति बड़ी भव्य होती है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये कोई थीम बेस्ड मूर्ति नहीं होती। ये मूर्ति एकदम सावेक मूर्ति बनती है, बनाया जाता है। इस बार का हमारा थीम है त्रिमात्रेय। उसमें होता ये है कि एक्चुअली जैसे जो हम लोग जो पालन करता है, जैसे कि आप जो हमारा पृथ्वी जिससे बना है, 3 सृजनहर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन लोगों से। तो ब्रह्मा जी हो गए आपके सृजनकर्ता, विष्णु जी हो गए पालनहर्ता, और आपके
शिव जी हो गए विध्वंस के देवता। इन तीनों शक्तियों को जब मिला के जो शक्ति जो आई वो है दुर्गा माँ, और इसके ऊपर ही ये थीम पूरा बेस्ड अप है। बेहद खूबसूरत मुदियाली क्लब का ये पंडाल जो हम आपको दिखा रहे थे, तो कोलकाता के पंडालों की रौनक देखने लायक है और ये हमें अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है। तो अलग अलग पंडाल अलग अलग मैसेजेस के साथ वहां पर सजाए जाते हैं। हर पंडाल का कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। हर पंडाल में कोशिश ये की जाती है कि न सिर्फ मां के दर्शन करने के लिए, भक्ति के लिए लोग वहां पर पहुंचे, बल्कि साथ ही साथ उन पंडालों के जरिए संदेश भी जाए लोगों तक और लोग उसको फॉलो भी करें। ये जो पूजा पंडाल है, ये पूजा पंडाल बड़ी थीम के साथ बनाई गई है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि इसका थीम है आरसी नगर और बिल्कुल अंदर हम देख सकते हैं कि भव्य माता रानी की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति भी है। और ये जो थीम है, बेसिकली इसको कहा जा रहा है कि ये थीम आरसी नगर है, जहां हॉल ऑफ मिरर्स इसकी नाम दिया गया है और बहुत सारे लोगों की जो भीड़, वो भीड़ जमा हो रही है। मूल पर्व की जो दुर्गा पूजा होती है, उस मूल पर्व की दुर्गा पूजा के पहले ही यहाँ की माहौल बनना शुरू कर दी है और इस वक्त जो है काफी लाखों लोगों की भीड़ और साथ में माता रानी की जो पूजा, वो पूजा षष्ठी और पंचमी की सुबह से शुरू होती है और इस वक्त जो है पूजा से पहले ही लोगों की खान पीन, लोगों की घूमना फिरना, ये सब चालू हो गया है शहर कोलकाता में। तो मां का हर पंडाल अपने आप में संदेश समेटे हुए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको लगातार पंडालों की झलक भी दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रौनक है हर पंडाल की और क्या पंडाल क्या संदेश देना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान है स्टूडियो, मेरे साथ अशोक गुहा जी मौजूद है। ये हैं प्रेसिडेंट सप्तऋषि संघ ट्रस्ट से नोएडा में। नीलांजन बोवाल आर्किटेक्ट हैं और चेयरमैन है काली मंदिर पूजा कमेटी से। हमारे साथ अवक मित्रा जी हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर हैं पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेला ग्राउंड सीआर पार्क से। डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले जरा अनिर्बान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अनिर्बान, पहले तो दिखाइए आप कहां पर मौजूद हैं और जहां हैं वो पंडाल क्या संदेश दे रहा है। जी देखिए, आज जो है कि पंचमी के दिन है और पंचमी के दिन में हम लोग जो पंडाल है वो पंडाल काफी अनोखी तरीके से बनाया गया है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, जो मेट्रो बनाया गया है शहर कोलकाता में, उसी मेट्रो स्टेशन के आधार पर, उसी मेट्रो के आधार पर, अंडर वाटर मेट्रो के आधार पर ये पंडाल बनाई गई है। और मेरे पीछे पहले सबसे पहले जो है कि जिसके लिए सारा साल इंतजार रहता है माँ दुर्गा, उनकी जो छवि है वो छवि दिखा दे। और उसी के साथ साथ कैमरा पर्सन तापस बैरी को बोलूंगा कि आसपास की जो रौनक है वो रौनक भी दिखाने के लिए, और साथ में पूजा कमेटी के यहाँ पे मेरे साथ सदस्य भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातें करेंगे और उसके साथ साथ तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये बताइए कि इस वक्त जो अंडर वाटर मेट्रो जैसी एक फीलिंग दिया गया है इसको, ये जो ध्यान धारणा थी, ये कैसे आया आपके मन में, कैसे आया? और ये जो रौनक है इस बार की, जो रौनक ये पंडाल में रहती है कि इतनी भीड़ दिखती नहीं है, लेकिन इस बार पंचमी के दिन है, लाखों लोगों की समागम हो गई। देखिए, पहले तो सबको शारदीय नमस्ते। हम लोगों का दिमाग में दो चीज आया। एक है 4 डिकेड ऑफ मेट्रो इन कलकत्ता, 4 दशक मेट्रो है कलकत्ता में, और अभी हावड़ा और कलकत्ता ये दोनों को जुड़ा है, और अंडर वाटर से गंगा जी का नीचे से, तो गंगा मैया को तो हम लोग सबके लिए है और उनका ऊपर ही हम लोग जीवित है। स्पेशली पीपल जो पास में रहता है, कलकत्ता का जो पीने का पानी है वो गंगा से ही आता है, तो हम लोगों का ये जिम्मेदारी पड़ता है कि इसका प्रदूषण जो है उसको रोके, उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाए, जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाए। तो हम लोग इसको थ्रू दिस इसको आगे बढ़ा रहा है, और उसके साथ ये भी दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि जो चीज अच्छा दिखता है और हर कोई अच्छा नहीं होता। थोड़ा तस्वीरें भी दिखा दीजिए आपकी, कैसे मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। पहले हमारे जीएनटी के दर्शकों के लिए थोड़ा तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि पूरी तरीके से आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं दूसरी जगह है या पंडाल में है। हाँ। पूरी लगेगा कि मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और पूरी मेट्रो स्टेशन जैसी है। दिखाते रहिए लगातार तस्वीरें। देखिए, कोशिश यही रहती है वहां पर भी कि एक तरीके से जो भी थीम हो उसको जीवंत करके दिखाया जाए और उसी का संदेश दिया जाए।
खास मेहमानों के पास हम चले उससे पहले सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कीजिए। आज षष्ठी है या पंचमी है? आज षष्ठी है जी, क्योंकि कंफ्यूजन है ना, अभी हमारे सहयोगी भी पंचमी कह रहे थे, कल वो चतुर्थी कह रहे थे। तो फिर ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्यों है, या फिर हम ये कहें कि तिथि शाम में लगने वाली है? यही बात होती है, जब तिथि लगने की अगर बात होती है, पर आज हम लोग षष्ठी ही मना रहे हैं। मैं तो खुद कलकत्ते से हूँ जी, हम हमारे घर में भी स्थापना करते हैं, तो आज षष्ठी की ही पूजा होती है। माँ कात्यायनी की आज पूजा हम लोग कर रहे होते हैं, और माँ ने ही महिषासुर का वध किया था। तो आज के दिन तो बिल्कुल षष्ठी ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखें। बिल्कुल। चलिए अशोक जी आपसे शुरुआत करते हुए ये बताइए कि जब आप किसी भी पंडाल को बनाते हैं, पहले तो कितना समय हो गया, और दूसरा सोच क्या रहती है इसके पीछे, और क्या इसका इतिहास, पंडालों का इतिहास क्या है? मैं थोड़ा ज़्यादा वक्त लूँगा, बिकॉज पंडाल का अगर आप हिस्ट्री देखें, एक टाइम पे दुर्गा पूजा होता था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता था, तो इसीलिए जो धनी है, जो राजा है, वही कर पाते थे। सो 1760 में गुप्तीपारा इन वेस्ट बंगाल, एक हुगली का पास एक डिस्ट्रिक्ट में, देयर वर 12 फ्रेंड्स, 12 यार। उन्होंने सोचा कि हम एज कॉमन पीपल हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये पूजा, तो दे मेड देयर ओन कंट्रीब्यूशंस, कॉल्ड द पंडित एंड स्टार्टेड अ पूजा। सो दैट वाज द फर्स्ट democratic puja by a community, and that started what is today Barwari or a Sarvajanin puja that is there, where pandals are made which are temporary matri mandirs, and surrounding that there will be cultural activities which highlight what we are doing today. लेकिन थीम बनाने के पीछे क्या सोच रहे हैं? थीम बनाने के पीछे ये होता है आज का डेट में स्पेशली, इज आपका जो खुद का हेरिटेज है, हाँ। खुद का जो आर्ट एंड कल्चर है, उसको और भी ज्यादा इनकरेज किया जाए। हमारा अगर अंदर में वी हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री विच समाउ हमारा नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट गेटिंग एक्सपोज्ड एज मच बिकॉज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। एक एग्जांपल है कि कुछ लोग बोलते हैं नवरात्रा हो रहा है, हमारे बच्चे क्या जानते हैं नवरात्रा होता है, लेकिन नवरात्रा का क्या पीछे क्या है, what are the 9 avatars actually talking about? We have done it, for example, this year हमारा वही थीम है कि नवरात्रा का जो 9 अवतार है माँ दुर्गा का, उसका हर विशेष जो खासियत है, और actually it is teaching us what are the various should I say values like courage, piousness and piety, ये जो है ये हमें सिखाता है। बिल्कुल। चलिए लौटते एक बार अविक मित्रा जी को भी साथ ही साथ जोड़ लेती हूँ। अविक जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, बताइए जरा पंडाल के पीछे का थीम क्या रहता है और कैसे वो सोच आती है? हम बेसिकली जो थीम बनाते हैं, थीम सबसे पहले तो आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का थीम के पीछे, जैसे इन्होंने अशोक जी ने बताया, कि हाईलाइट करना हमारे कल्चरल हेरिटेज को, जो कि आज के जनरेशन को विजिबल नहीं है। तो हर पूजा पंडाल क्या करता है कि अपना एक कोई ना कोई आर्किटेक्चर हेरिटेज को हाईलाइट करता है। तो अगर हम आप मेला ग्राउंड में आएंगे, मेला ग्राउंड दुर्गा पूजा में हमने क्या किया है, हमने वेस्ट बंगाल में एक इस्कॉन टेम्पल है, उसका गेट का जो डिजाइन है वो हमने फोकस किया है, उसका नाम है मायापुर में है वो चीज। और राजस्थान में अगर जाओगे, राजस्थान में जैसे फोर्ट्स होते हैं, उनका जो आर्किटेक्चर होता है उसको हमने फॉलो करने की कोशिश करी है। हमने अपने पंडाल के अंदर शंख और मिरर वर्क करा हुआ है, जो कि आप इजीली आप अगर राजस्थानी डिजाइन देखोगे तो आपको उसका एक छवि आपको दिखता है। जब आप जब हमारे पंडाल में घुसते हैं तो आपको राजस्थान का वाइब्रेंट कलर और उसका आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो हमने फॉलो करने की कोशिश करी है, उसका अनुभव आप कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना। हमारे साथ इस वक्त नीलांजन बोवाल जी भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं और चेयरमैन भी हैं काली मंदिर पूजा कमेटी से। नीलांजन जी, आप थोड़ा सा और समझाइए। पहली बात तो कैसे सिलेक्शन होता है और वो पंडाल बनेगा कैसे, क्योंकि आप आर्किटेक्ट भी हैं, उसमें वक्त कितना लगेगा, आर्टिस्ट कैसे आते हैं, ये सब कुछ कैसे तैयारी होती है? नमस्कार जी, और सबको हार्दिक शुभकामनाएं पूजा की। इस बार हमने, जैसे हम काली मंदिर
का जो पूजा करते हैं वो इनफैक्ट बंगाल के बाद सबसे बड़ा पूजा माना जाता है दिल्ली में। हमारे दोस्त हैं मेला ग्राउंड के, उनका भी बहुत बड़ा पूजा होता है। लेकिन काली मंदिर में इस बार हमने थीम रखा था सस्टेनेबिलिटी का, और जिसमें कि हम पर्यावरण पे इतनी चर्चा हो रही है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन बढ़ता है, तो हम किस तरह से उसका ध्यान रख सकते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे हम पंडाल को बना सकते हैं। तो इस बार इसलिए हमने पूरा बैम्बू से बनाया है और सारे कारीगर कलकत्ता से लाके ही बनाए गए हैं पैंडल्स। और जितना तक जैसे पहले भी दूसरे लोगों ने बताया कि हम अपने ट्रेडिशन और कल्चर को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स मोटिव्स को यूज किया है। एक बंगाल में बहुत फेमस जो आर्ट फॉर्म है अल्पोना है, जो हम व्हाइट कलर के राइस पाउडर से बनाते हैं, उसी को रेप्लिकेट करके फ्लोर पे हमने यूज किया है। पंडाल में भी जो मोटिव्स यूज किए हैं वो ट्रेडिशनल मोटिव्स को लेके ही हमने पंडाल को सजाया है। ज्यादातर हम जब पे कलर्स भी यूज करते हैं, ज्यादातर वेजिटेबल डाइज यूज करते हैं, बैम्बू रोप्स, ये सब नेचुरल मटेरियल से बनाया है पैंडल। और इस वजह से ये काली मंदिर में लोग आते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि ये एकदम ट्रेडिशनल पूजा माना जाता है दिल्ली का, तो इसलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। आर्टिसंस भी बाहर से आके उन्हीं को यूज करके हम बनाते हैं। और यही खासियत है इस पूजा का कि हम इसको एक मंदिर का रूप देना चाहते हैं। उसका जो गेट होता है उसको भी हम एक मंदिर के रूप में बनाया है इस बार। जैसे हमारा अंदर 3 मंदिर हैं बहुत बड़े, काली माता का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है, एक राधा कृष्ण का मंदिर है, तो उसी गेट को हमने, जो पूजा पंडाल का जो गेट है उसी पे शेप करके हमने बनाया है। पूरे तीनों मंदिर को हमने रेप्लिकेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक बार जरा निर्बन के पास जल्दी से कोलकाता हम रुख कर लेते हैं। निर्बन, तस्वीरें दिखाते जाइए हमें साथ ही साथ। जी देखिए, यहाँ पे अभी जो है कि मेट्रो स्टेशन की जो थीम बनाई गई है, पूरी तरीके से आपको दिखेगा कि ये मेट्रो की एक ट्रैक है। और मेट्रो स्टेशन के अंदर की जो जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे सीट रहता है, जैसे हैंडल्स रहते हैं पकड़ने के लिए पैसेंजर्स की, और साथ ही साथ इसमें 3 डायमेंशनल एक वीडियो वॉल भी लगाया गया है, ताकि आपको लगे कि ये मेट्रो अभी चल रही है। वो 3 डायमेंशनल मेट्रो वॉल भी देख सकते हैं आप, कि लग रहा है कि मेट्रो पानी के नीचे से जा रहा है। और ये जो हावड़ा और उस प्लेनेट के बीच में जो रूट है मेट्रो की, वो मेट्रो की रूट बनाई गई है, और काफी लोगों की भीड़। और ये टनल जैसी बनाई गई है, एक टनल के अंदर ऐसी रूट किया गया है कि ये मेट्रो की एक अलग सी जो शोभा देती है मेट्रो ट्रैक के अंदर वैसी। और साथ साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो विजिट करने भी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग आ रहे हैं और ये पूरा मेट्रो जैसी ट्रैक जो रहती है वैसी दिख रहा है, कैसा लग रहा है? असली मेट्रो तो चढ़े ही होंगे जो अंडर वाटर मेट्रो है। अंडर वाटर मेट्रो अभी तक मैंने मतलब 10 महीनों के बाद ऑलमोस्ट कोलकाता आ रहा हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे आके बहुत यूनिक एक्सपीरियंस लग रहा है। अभी तक अंडरग्राउंड मेट्रो जो एक्चुअली कोलकाता में हुआ बहुत चला नहीं, बट जो ये पैंडल किया है वो बहुत यूनिक लगा, कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। बाकी का आगे देखते हैं, बट ओवरऑल द थीम इज रियली नाइस। तो अभी तो मेट्रो से नीचे उतर के हम लोग आ गए हैं, प्लेटफॉर्म पे है हम लोग, और प्लेटफॉर्म की छवि भी दिख रहा है कि यहाँ पे एस्केलेटर बनाया गया है और पूरी ओरिजिनल लगेगा, कोई दूसरी की बनावटी ऐसे लग तो नहीं रहा है। और साथ में यहाँ पे जो स्टेशन पे जैसे रहती है, जैसे गेट बनाया जाता है, पूरी डीटो मेट्रो स्टेशन जैसे बनाया गया है। और इस वक्त जगत मुखर्जी पार्क जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये उत्तरी कोलकाता में है। और उत्तरी कोलकाता की खास बात ये होती है कि थीम का जो पूजा है, वो पूजा तो अभी हर जगह हो रही है, लेकिन माँ की जो मूर्ति रहती है, वो माँ की मूर्ति बड़ी एकदम जो है कि जिसको बोला जाता है शाबे की मूर्ति, वैसी बनाई जाती है। और साथ में पूजा की जो रीति रिवाज होती है वो पूरी पुरानी जो तकनीकें हैं, पुरानी तकनीकें, बिल्कुल पुरानी परंपराओं के हिसाब से होता है। लौटती हूँ आपके पास, एक बार सुमित्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब आज जैसे आप बता रहे हैं आज है षष्ठी, तो कैसे पूजा आज की जाती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम जानते हैं जो माँ का जो 9 स्वरूप है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप हम आज की देवी को ही बोलते हैं, क्योंकि यही महिषासुर को वध करती है। तो आपने जैसे थीम वाइज भी देखा होगा, जहां भी आप देखेंगे देवी को, ज्यादातर आप देखेंगे कि मूर्तियों में देखा जाता है कि महिषासुर को ही माँ मार रही है। तो बिल्कुल माँ का ही आज का स्वरूप हर जगह ही, हर पंडाल में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब पूजा करने बैठते हैं तो माँ को सबसे ज्यादा कुछ सफेद फूल चढ़ा सकते हैं, येलो फूल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा माँ को शहद का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा जो खास बात बोलना चाहूंगी कि माँ के स्वरूप से 2-3 बात हमें समझने की है। तो महिषासुर जब अटैक करता है, वो पहले सबसे पहले तो ब्रह्मा जी को उपासना करके वरदान लेता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शक्ति का स्वरूप एक महिला हो सकती है, तो इसलिए उसने वरदान जब मांगा अमर होने का, तो उसने बोला कि मैं नर से नहीं मरूं, मैं राक्षस से नहीं मरूं, और मैं किसी देवता से नहीं मरूं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है, किसी पुरुष का वध कर सकती है। उसने इसलिए स्त्री का नाम नहीं लिया। अब सब देवताओं ने मिलकर देवी को प्रकट किया। जब देवी को प्रकट किया गया तो देवी के अंदर से 3 नेत्र थे देवी के, और इतनी तेज थी माँ के अंदर, इतना ज्यादा प्रबल तेज था कि उससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया था। और ये देखकर एक बार महिषासुर विचलित जरूर होता है, पर उसको अपने वरदान का उसको पावर था, और दूसरा उसे अहंकार भी हो गया था कि नहीं, मेरे को एक स्त्री थोड़ी मार सकते। उसने ठीक है, मैं युद्ध कर लूंगा। पर उसने अपने माया से बार बार रूप बदलना चालू किया। ये लोग, काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि माँ इस बात को समझने के बाद माँ ने भी अपने स्वरूपों को काफी बार बदला, महिषासुर से लड़ते नहीं। इवन महिषासुर ने देवताओं का भी रूप कई बार पकड़ा कि जैसे कि माँ उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर सके। पर लास्ट में जब उन्होंने देखा कि अब मेरा तो वध हो ही जाएगा, तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली स्वरूप भैंसे का बनाया, जो कि आप देखेंगे सारे पंडालों में है। तो वो महिषासुर जो उनका सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्वरूप था, इसको बनाने के बाद महिष वाला रूप बनाकर वो नीचे धरती में अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इसके अंदर जाके छुप जाऊंगा। लेकिन माँ ने उस समय उससे वहां से निकाला और अपने त्रिशूल से उसका वध किया। तो इस पूरे थीम से हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम सब शक्ति की उपासना तो करते हैं और शक्तिशाली होने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सिर्फ शक्ति अगर हमारे पास आ जाएगी और अगर हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो हमारा विध्वंस होना निश्चित है। तो जब भी हम शक्ति की उपासना करें, आज हम अगर देवी की उपासना करते हैं तो हमें शक्ति तो मिलती है, क्योंकि माँ के अंदर 3 गुण है। अगर शिव पुराण की बात करें तो उसमें ये बताया कि माँ सृजन करता भी है, माँ पालन करता भी है, और माँ ही विध्वंस करता भी है, क्योंकि शिव जी की सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति यही है, माँ की। तो आज हम शक्ति की उपासना कर सकते हैं, पर ये बात ध्यान रखनी है कि माँ के अंदर 3 गुण है और हमारे अंदर भी 3 गुण आते हैं, तो हमें इसको बैलेंस करने आना चाहिए। बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम आपको सिलीगुड़ी भी लिए चलते हैं। वहां किस तरीके से पंडाल की रौनक है। बंगाल के पंडाल वैसे तो काफी फेमस हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, चाहे उत्तरी बंगाल हो दक्षिणी बंगाल, वहां पर देखने के लिए। लेकिन सिलीगुड़ी में भी नारी शक्ति को समर्पित एक पंडाल तैयार किया गया। मकसद सीधे तौर पर यह है कि लोगों को महिला शक्ति और महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। और जैसे कि अभी सुमित्रा जी बता भी रही थी कि किस तरीके से महिषासुर ने वर मांगा, लेकिन वो शायद इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नारी भी उसका वध कर सकती है। तो उसी नारी शक्ति को समर्पित सिलीगुड़ी का पंडाल, जहां पर संदेश दिया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। हम चाहते हैं कि इन सबों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षित तो देश सुरक्षित, देश सुरक्षित तो हम लोग सुरक्षित। तो नारी शक्ति को समर्पित ये पंडाल जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, सिलीगुड़ी का ये पंडाल है। यानी हर पंडाल कुछ कहता है, हर पंडाल में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अशोक गुहा जी, जब आप लोग सिलेक्ट करते हैं, अब जैसे आप लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, मैं कहूं कि दिल्ली, एनसीआर, यहाँ सीआर पार्क को एक तरीके से मिनी बंगाल कहा जाता है, लेकिन आप लोग नोएडा से, तो आप क्या यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए पंडाल का थीम बनाते हैं? क्या कुछ सोच इसके पीछे रहती है और इस पर मंथन कितना होता है? कितनी आप लोग चर्चा करते हैं इस पर कि कौन सा पंडाल होना चाहिए? काफी मिलजुल के काम होता है। और हमारा जो अलग अलग आर्ट डायरेक्टर, हमारा जो कल्चरल हेड है, और हमारा वी हैव अ ह्यूज pool of talented ladies who are themselves very good artists and all that. तो हम आउटसोर्स बाहर से नहीं लेके आते हैं, पंडाल तो बनाते हैं बाहर से लोग लेके, लेकिन अंदर जो थीम होगा वो पहले से 2-3 महीने पहले से वो चर्चा हो जाता है, प्लानिंग हो जाता है, डिसाइड हो जाता है सबके बीच में, एंड देन वो अलॉट किया जाता है कि आप ये पेंटिंग बनाएंगे। शायद आपके पंडाल में बहुत सारी हैंडमेड पेंटिंग्स नजर आ रही हैं। एब्सोल्युटली, एंड नॉट ओनली दैट, और वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट डेकोर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया हमने सोर्स करके उसको हैंड पेंटिंग कराया गया है, एंड वी हैव हाईलाइटेड दैट इन the traditional folk art form, whether it is the pot painting of Bengal, whether it is mandala art, whether it's Warli art, whether it is any kind of art. So it actually gives a very big plethora, जो हमारा एक palette है जिसमें all in-house talent is trying to uphold कि what are the various
beautiful heritage of art that we have, and that has been highlighted. And the overall theme is Ma Shakti, and that is gelling very beautifully with not only the Matri Mandir but all the surrounding decor. बिल्कुल, भक्ति के साथ एक संदेश भी बिल्कुल। और अपनी परंपरा को सहेजने की पूरी कोशिश भी, आर्ट को, this is our 20th year as Shaptarshi. We are extremely proud of our collective talent that we have, and that we want everybody to come and enjoy, and people of Noida especially and NCR are coming. बिल्कुल, जो लोग नहीं जा सकते बंगाल, लेकिन वो यहाँ तो जा ही सकते हैं। Absolutely. तो माँ का हर पंडाल कुछ कहता है, आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, चाहे कोलकाता हो या फिर दिल्ली हो या फिर बंगाल का कोई भी अलग इलाका क्यों ना, या देश में जहां जहां भी माँ का पंडाल सचा है, वहां से कोई ना कोई थीम जरूर और संदेश जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको डिब्रूगढ़ लिए चलते हैं। नेचर से रूबरू ये कराता है ये पंडाल। असम का डिब्रूगढ़ है, जहां पर धरती को माता माना जाता है और इसी की पूजा होती है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा, यही संदेश उस पंडाल की तरफ से देने की कोशिश हो रही है। झालुपार दुर्गा पूजा समिति अपना 67 दुष्टोत्सव मना रही है। हर साल हमारी कोशिश रहती है हम कुछ अलग यूनिक लेके आए, जिससे हम अपने दर्शकों को प्रभावित कर सके। इसी सोच के साथ इस बार हमने पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर ये थीम लिया है, पर्यावरण के ऊपर। ये जो गाछ पौधे होते हैं जिनसे सारे हम जीते हैं, उनके कितने प्रोडक्ट तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उसके छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। हमने उसी सब को लेके ये पंडाल का निर्माण किया है। इस पंडाल में आप देख सकते हैं, जैसे जो हम भुट्टा खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं, उससे हमने पूरी वन देवी की मूर्ति बनाई है। तो ये नेचर को समर्पित पंडाल जो कि असम के डिब्रूगढ़ से। एक बार नीलांजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हर पंडाल कोई ना कोई संदेश अपने आप में लिए हुए है और ये सदियों से चलते आ रहे हैं। न सिर्फ भक्ति, लेकिन भक्ति के साथ साथ लोग जो आए वहां पर पंडाल देखने के लिए वो संदेश लेकर जाएं। एक सवाल, कितना वक्त लगता है इसको डिजाइन करने में, और वो डिजाइन किस तरीके से आप करते हैं और कितना समय आपको हो गया अभी तक? आपने कितने पंडाल डिजाइन किए, जरा वो भी बताइए हमें। देखिए, फॉर्मली तो 2-3 बारी ही किए हैं। इस बारी मुझे रिक्वेस्ट किया गया चित्तरंजन पार्क में। मैं आर्किटेक्ट हूँ, यहीं का बासिंदा हूँ कम से कम 40 साल से, तो मैंने कहा जरूर कर देंगे। और इसमें कम से कम 1.5 महीने से 2 महीने लग जाते हैं पूरा पंडाल बनाने में, और कम से कम 100 कारीगर दिन रात काम करते हैं, 2-2 शिफ्ट पे काम करते हैं, 12-12 घंटे के। और ये एक बहुत यूनिक चीज है जिसमें ट्रेडिशनल क्राफ्ट, मॉडर्न आर्किटेक्चर और सारे टीम एक साथ जुड़ के काम करते हैं, और हमें एक साथ काम करना पड़ता है। मैं ड्राइंग बना के देता हूँ, स्केच बना के देता हूँ, वहाँ आर्टिसंस जो बंगाल से आते हैं उनको समझाना पड़ता है। वो उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चरल डिटेल्स, हम बांस में जो चीज कर सकते हैं, मैक्सिमम बांस के कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कई लोग स्टील से भी पंडाल बनाते हैं, स्टील से जल्दी बन जाता है लेकिन वो क्वालिटी नहीं आता, तो हम बांस का बनाते हैं। इसमें जैसे हमने पंडाल में पूरा डबल हाइट एंट्रेंस रखा है, मतलब 25 फुट का पंडाल बनाया है, क्योंकि हमारी जो पुरानी मंदिरें हैं उन सब में वो एक जो चैत्य हॉल होता है, जो सभा मंडप होता है, उसमें बहुत ऊंचा हाइट दिखता है आपको। तो वही पुरानी चीजें लाने के लिए, वो ट्रेडिशनल फीलिंग लाने के लिए लोगों में कि वो एक मंदिर में घुस रहे हैं, एक पूजा के स्थान पे घुस रहे हैं, तो वो हमेशा हम सर नीचा करके घुसते हैं मंदिर में, वो फीलिंग लाने के लिए हमने यहाँ पे ये किया है। और इसके लिए बहुत एक साथ जुड़ के दिन रात काम करना पड़ता है। और ये जो आर्टिसंस आते हैं, जो कारीगर आते हैं कलकत्ता से, उनके बिना नहीं किया जा सकता, मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि उनमें जो वो कला है, वो बांस से लेकर शोला बोल के एक चीज होता है, उससे काम होता है। हमारी मूर्तियां बनाते हैं, उसके लिए जो मिट्टी आती है कुछ गंगा से आती है, बंगाल से, उससे कारीगर भी जो बंगाल से लाए जाते हैं, सब मिलके। और ये एक सेलिब्रेशन है पूरे ट्रेडिशन का, क्राफ्ट्स का, जिसको हम सब मिला के एक दुर्गा पूजा, मतलब पूजा के बियॉन्ड लेके जाते हैं एक सेलिब्रेशन के लिए, जहां लाखों लोग आके एक साथ एकत्रित होते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जरा एक बार अनिर्बन के पास चलेंगे सीधा कोलकाता। अगर अनिर्बन हमारे साथ हैं तो चलिए, हमारे साथ नहीं है, लेकिन अब इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, जो भी पंडाल सजता है, क्योंकि कोलकाता मैंने बहुत सारे पंडाल विजिट किए हैं। अविक मित्रा जी, आपके पास आते हुए, पंडाल के थीम के हिसाब से ही अंदर किस तरह का म्यूजिक बजेगा, कैसा संगीत वहां पर होना चाहिए, वो उस हिसाब से कंपोज होता है, वो कैसे आप लोग तय करते हैं? देखिए, हर दुर्गा पूजा में हमारा कल्चरल इवेंट जो होता है वो भी एक बहुत मेजर पार्ट होता है दुर्गा पूजा का। अगर आप ढाकी आपको अगर पता होगा, जो ढाकी हमारे मंडप के अंदर
जब भी कोई आरती होती है उसके साथ उलूध्वनि होता है, उलूध्वनि के साथ ढाकी लोग ढाक बजाते हैं। तो ढाक उसका जो एक मेलोडियस जो साउंड है, उसके लिए हम पूरी पूरी साल वेट करते हैं कि हम कब उस आवाज को सुन पाएंगे। दुर्गा माता की जब आरती होगी तब जो वो ढाक बजेगा, उसकी जो आवाज सुनने के लिए हम पूरे साल वेट करते हैं। उसके अलावा हम लोग कल्चरल इवेंट्स भी करते हैं। अगर आप हमारे पंडाल पे आओगे, हमारा और एक ऑडिटोरियम बनता है, हमारा लाइट एंड साउंड होता है। वहां पे हमारे जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, स्पेशली जो बंगाली सॉन्ग्स होते हैं वो गाया जाता है, फोक सॉन्ग्स गाया जाता है। एक होता है हमारा आगमनी, जो पूरा जो ये जो हमारा दुर्गा माता के जो मोहल्ले वाले दिन जो उसको एक डांस के वे में उसको दिखाना कि कैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया था, वो भी एक शो बनाया जाता है, उसको हम आगमनी कहते हैं। वो भी हमारा एक दुर्गा पूजा का पार्ट है। उसके बाद हमारे कुछ कलकत्ता से बैंड्स आते हैं जो कि पूजा से रिलेटेड गाना सब कुछ गाते हैं। डांस प्रोग्राम होता है। डांस भी सब कुछ मोस्टली रिलेटेड टू दुर्गा माता की के लिए ही होता है। जैसे आप लोगों के हिंदी नवरात्र में डांडिया होता है, और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दुर्गा पूजा में डांडिया क्यों नहीं होता। डांडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का जो उनका जो हमारा जो थीम है, हमारा जो कल्चर है, लोग थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस हिसाब से हम लोग उसको उसमें फॉलो हम करते हैं। दोनोची डांस देखते हैं नॉर्मली जो दोनों होता चीज है। डांस, हाँ जी। बिल्कुल। वो अशोक जी, आरती के टाइम पे, हाँ हाँ जी, आरती के टाइम पे हम लोग उसको दोनों चीज को हाथ में लेके हम लोग ढाकी के साथ नाचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो वो एक देखते हैं, वो पार्ट है बेहद हमारा खूबसूरत दुर्गा पूजा। तस्वीरें होती है। एक बार सुमित्रा जी मैं लौटती हूँ, जरा एक सवाल अशोक जी आपसे, थोड़ा सा शायद मिस कर गए हैं जिन मैं बात कर रही थी। देखिए, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जब हम बहुत सारे पंडाल, मैंने कोलकाता में तकरीबन सारे पंडाल विजिट किए। अब जैसे यहाँ पर मेट्रो का पंडाल था जो हमारे सहयोगी अभी दिखा रहे थे, या फिर इसके पहले हम मुदियाली क्लब का पंडाल देख रहे थे, बालीगंज का अलग थीम था। तो इन तमाम जगहों के जो अलग अलग थीम होते हैं, वो थीम के हिसाब से म्यूजिक तय होते हैं। एक पंडाल ऐसा कोलकाता में बनाया गया जहां पर आत्मा से परमात्मा का मेल हो रहा है, तो उसमें अलग तरह का म्यूजिक कंपोज होता है। तो उसके लिए क्या अलग से कोई टीम होती है, उसको कैसे आप चयन करते हैं? नहीं, वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजिंग और डिज़ाइन टीम जब होता है तब ये थॉट प्रोसेस आ जाता है कि इसको और भी माहौल को और इफेक्ट को हाँ, और बिल्कुल, ज्यादा उस माहौल खासियत को, कैसे। ताकि लोग वहां पर आएं और उसमें पूरी तरह से रम जाएं। सपोज आप बना रहे हैं कि इस बार हम क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ टेम्पल बनाएंगे, तो बद्रीनाथ टेम्पल का अंदर जो माहौल है उसको पूरा रिक्रिएट करना। सो इफ यू वांट टू गिव इट 3D इफेक्ट टू दैट विथ म्यूजिक एंड ऑडियो विजुअल एंड ऑल दैट, तो वो भी किया जा सकता है। तो हम वैसे अलग अलग जो हम ये हमारा 20th ईयर है, हमने अलग अलग साल में हमने कुछ कुछ ऐसे किए हैं। बट ज्यादातर हम कोशिश करते हैं जहाँ पे मातृ मंदिर है उधर एज मच एज पॉसिबल हमारा वो आध्यात्मिक जो एक माहौल है, एक स्पिरिचुअल जो माहौल मेरे है, ख्याल से दिल्ली, नोएडा के पंडाल थोड़ा डिफरेंट होते हैं एज कंपैरेटिव वी टू ट्राई टू बेंगलोर। डू दैट, वो ज्यादा हम उसको महत्व देते हैं। ओवरऑल आउटसाइड जो डिजाइन एंड डेकोर है उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं टू हाईलाइट आवर आर्किटेक्चर, आवर डेकोर एंड culture and all that, and obviously the cultural performances. And like what Mr. Mitra said, inside the pandal during the time of aarti and all that, there'll be the traditional dhak, there'll be the uludhvani and the ghanta and all that. So ये सारा जो है it adds to that एब्सोल्युटली ट्रेडिशनल जो फीलिंग जो होता है इनसाइड। लेकिन वो तो सिर्फ वो आपकी पूजा का ही हिस्सा है। ढाक बजना या फिर दोनोची डांस, ये तो पूजा की एक परंपरा है जो उसके साथ होती है। चलिए, एंड द अदर पार्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हेन यू वांट टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर पार्ट of your architectural or artistic recreation, तो उसमें वो चीज आ जाता है टू हैड म्यूजिक एंड लाइट। एक बार नीलांजन जी इस पर अगर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें, क्योंकि पंडाल का थीम और उसके साथ साथ म्यूजिक बहुत सारे ऐसे हमने देखे। हालांकि सही बात यहाँ पर कह रहे मित्रा जी भी सही बात कह रहे, अशोक जी भी सही कह रहे कि वो पंडाल के हिसाब से होता है, लेकिन म्यूजिक कैसे उसके हिसाब से सेट किया जाता है? देखिए, ट्रेडिशनल म्यूजिक तो बंगाल का जो होता है पूजा के टाइम वो ढाक और काशुर घंटा होता है। और पूजा छोड़ के भी एक जो ज्यादातर पंडाल में हम करते हैं, शिव मंदिर में स्पेशली खास होता है, हर शाम को सप्तमी, अष्टमी और नवमी को धुनुची नाच के कंपटीशन होता है। और इसमें सब बंगाली जो लोकल जो हमारे पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स होते हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं।
एल्डरली लेडीज भी पार्टिसिपेट करती हैं, सब ट्रेडिशनल ड्रेस में ही, धुनुची लेके, धोती कुर्ता में और साड़ी में। वो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बियॉन्ड द रिचुअल्स। धुनुची नाच नॉर्मली ट्रेडिशनली यूज किया जाता है दुर्गा पूजा के टाइम, पूजा के टाइम धुनुची, लेकिन उसको टू इन्वॉल्व द पब्लिक हमने क्या किया, उसको एक डांस को, म्यूजिक को मिला के ढाक के साथ हर एक को 3 मिनट टाइम दिया जाता है हर एक पार्टिसिपेंट को, और इसमें हर रोज कम से कम 100-150 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हर कोई डांस फॉर्म, मतलब इंडियन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ही, बंगाली डांस फॉर्म, फोक सॉन्ग्स, ग्रुप्स में भी आते हैं, कई वो ढाक के साउंड के साथ धुनुची नाच कंपटीशन होता है। और ये बहुत इसमें बहुत भीड़ होता है, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक हर एक पंडाल में ही होता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। वो बिल्कुल, वो आपकी एक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था, क्योंकि कोलकाता में अलग तरह के पंडाल होते हैं, अलग अलग थीम्स होते हैं। जैसे पिछली बार राम मंदिर का एक थीम बना था, वहां पर प्रभु श्री राम के म्यूजिक चल रहा था। पिछली बार हमने देखा था कि लिपियों के ऊपर एक पंडाल बना था, तो उस पर उस हिसाब से नया म्यूजिक कंपोज किया गया था। लेकिन हाँ ठीक है, दिल्ली और एनसीआर की बात अलग है। यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर को और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो फिर वो उस हिसाब से सेट होता है। एक बार सुमित्रा जी सर, मैं लौटूंगी निरंजन जी आपके पास। एक बार सुमित्रा जी अब आपके पास आते हुए कोई एक कथा माँ से जुड़ी हुई जो कि आज आप हमें सुनाना चाहेंगी। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, जिस नवजोत जी से मैंने सुना कलकत्ता के पूजा घूमे हैं, तो हर पंडाल में आप देखिएगा पीछे शिव जी की फोटो भी लगी होती है ना। उससे इम्पोर्टेंट एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं शिव जी की, तो शिव आप देखिएगा, हमने कथा सुन रखी है कि दक्ष प्रजापति के वहां सती जाती हैं, वो हवन हो जाती है, उसके बाद वहां से उनके इतने सारे टुकड़े होते हैं और 52 शक्तिपीठ पूरे विश्व में, हमारे पूरे वर्ल्ड में बन जाता है। पर एक बात सोचने की है, यहाँ पे हमने कभी ये नहीं सोचने की कोशिश की क्या ये यज्ञ फिर पूरा नहीं होता है। यहाँ पे शिव जी की बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोलना चाहूंगी कि जब ये यज्ञ खंडित हो जाता है, उसके बाद दक्ष को भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप शिव जी से वापस माफी मांगिए और उनकी प्रार्थना करिए। तो वापस दक्ष भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। कितने इंपॉर्टेंट बात है समझने की, भगवान शिव ने उनको माफ किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ये जो यज्ञ है ये सफल और संपूर्ण हो। ये कथा बहुत कम लोग जानते हैं कि तब उन्होंने वापस इस यज्ञ को कंप्लीट किया और यज्ञ कंप्लीट होता है और भगवान उन्हें आशीष देते हैं कि आज से तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। और भगवान ने उन्हें बताया कि जब तक तुम मेरे भक्त थे तब तक तुम नीति के हिसाब से चल रहे थे और धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। जिस दिन तुमने मेरी पूजा उपासना बंद कर दी, उस दिन तुम्हें अहंकार हो गया और आज ये तुम्हारे विध्वंस का कारण बनता है। तो भगवान शिव जब उन्हें ये बात बोलते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है। तो जब यज्ञ करते हैं आप देखिएगा हर एक भगवान की आहुतियां दी जाती है। उससे क्या होता है, भगवान को उससे एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है। तो एक एक देवता को वहां से जब एनर्जी जाती है तो सबसे ज्यादा उन्होंने शिव जी को भेजा था एनर्जी वहां से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कथा है कि शिव जी की आराधना अगर हम नहीं करेंगे ये शक्ति की उपासना के दिनों में, तो हमारा कहीं ना कहीं पूजा अधूरा रह जाता है कि हम फिर वही गलती कर रहे होते हैं जो दक्ष कर रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगी, अगर आप महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में जो हरिवंश पर्व जो होता है ना, वहां पे एक चीज और एक और कथा आती है माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई, कि जो माघ मास होता है ना, इस माघ मास में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। क्योंकि गोपियां जब कृष्ण भगवान को देखती है तो उन्हें लगता है कि हमारा वर ऐसा ही हो, तो वो भगवान को वर के रूप में पाना चाहती है। तब वो माँ कात्यायनी की उपासना करती हैं माघ मास में, और उपासना करके वो उन्हें वर के रूप में पाना चाहती है। तो जो स्त्रियां जिन शादी की एज की हैं और शादी करना चाहती है और कृष्ण जैसे वर को पाना चाहती है, उनको चाहिए कि वो कात्यायनी माता की उपासना करे। और माने आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज से वो शुरू कर सकते हैं इस उपासना को। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बातें काफी कम लोग इनको जानते हैं। बिल्कुल, बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम वापस पंडालों का जिक्र करेंगे। हर पंडाल का एक थीम और हर पंडाल कुछ ना कुछ कहता है। अशोक जी, अभी तक आपने बताया कि काफी पंडाल आप बना चुके हैं, हर बार अलग अलग थीम रहता है? बिल्कुल अलग अलग होता है और अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ हमारा कल्चर, वेदर इट इज बंगाल, वेदर इट इज सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमें लगता है इस खूबसूरत है, उसको हम रिक्रिएट करते हैं। और अगर किसी का कोई ग्रेट पर्सनालिटी का एनिवर्सरी या आई वुड से सेंटिनरी है, तो लाइक स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर या किसी का, तो हम उसका रिलेटेड जो भी काम है, उनका ट्रेडिशनल जो घर है, उसको रिक्रिएट करके वो सारा चीज हाईलाइट कर लेते हैं। तो उसमें सारे लोग हम जुड़ जाते हैं टू क्रिएट दैट सेम थिंग जो उनका, लेट्स से जोराशाह को उनका
ठाकुरबाड़ी जैसे थे, तो वो सारा उनका जो अलग अलग आर्ट था, उनका कविता था, वो सारा चीज़ हम हाईलाइट करके अलग अलग पोर्शंस ऑफ द एंटायर, इट्स लाइक रिक्रिएशन इनसाइड, यू आर वर्चुअली इनसाइड दैट ठाकुरबाड़ी ऑफ द टैगोर फैमिली। तो ये वाला जो एक फीलिंग है, ये पूरा प्लानिंग है, हाँ। वो अलग अलग कोलकाता के पंडालों से कितना डिफरेंट रहते हैं दिल्ली एनसीआर के पंडाल? हाँ, तो वो तो एक खासियत है, बिकॉज हम चाहते हैं हमारा ट्रेडिशन को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए ताकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन उससे कुछ सीख मिले, एंड इसे हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। नीलांजन जी, आपने बहुत सारे विजिट किए होंगे बंगाल, कोलकाता में अलग अलग पंडाल, कितना आपको डिफरेंस लगता है दिल्ली एनसीआर या फिर वहां में? देखिए, बंगाल में क्या होता है, वो पंडाल को एक आर्ट फॉर्म में लेके चले गए हैं। मतलब वो एक अलग ही तरह का लेवल पे पहुंच गया है कि हर एक पंडाल को कुछ अलग नया चीज करना है, नया मटेरियल्स एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट ईयर जैसे किसी ने गोलगप्पे से पूरा पैंडल सजाया था, कई बारी बिस्किट से बनाते हैं, ब्लेड से बनाते हैं, नई नई चीजों से बनाते हैं। एक तो इसके लिए बहुत ही हाई लेवल ऑफ कारीगर चाहिए होते हैं, और ज्यादातर कारीगर बंगाल से ही आते हैं। दिल्ली में भी जो ट्रेडिशनल जो वाटरप्रूफ पैंडल बनते हैं वो कलकत्ता के कारीगर ही बनाते हैं आके। तो यहाँ पे एक हमें कारीगर की थोड़ी कमी मिलती है, इसलिए हम उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते। हालांकि हर एक पेंडल कोशिश करता है कुछ नया चीज बनाए। हाँ। चित्तरंजन पार्क में भी आपको 5-6 हर साल नए नए टाइप के पेंडल दिखेंगे अलग अलग थीम पे, लेकिन कलकत्ता लेवल का हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल ऑफ जो वर्कमैनशिप आर्टिस्ट भी आपको उस हिसाब से चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अविक जी, एक बार आपके पास आते हुए कितना डिफरेंस आपको लगता है बंगाल और दिल्ली के पंडाल्स में? देखिए, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, बंगाल और दिल्ली में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बंगाल जो है वो पूरा फोकस जो करता है अपने पंडाल पे और मूर्ति पे करती है। बट अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, हम पंडाल के साथ, मूर्ति के साथ, उसके बाद हमारा भोग और प्रसाद, उस पे भी हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें हम हजारों की तादाद पे भोग खिलाते हैं दिन में, तो उसका भी एक एक्सपेंडिचर है। तो इस वजह से हमारा जो टोटल बजट बनता है, हाँ। वो डिवाइड हो जाता है। कुछ लिमिटेशंस, कुछ कलाकारों की लिमिटेशन, आर्टिस्ट की, और कुछ बजट लिमिटेशन, लेकिन कुल मिलाकर आस्था, श्रद्धा वही रहती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या फिर विदेश में हो। वो तस्वीरें हमने टाइम स्क्वायर की भी आपको दिखा दी जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और फिर यहाँ पर चाहे वो बंगाल का एरिया हो या फिर दिल्ली एनसीआर का एरिया हो, भावनाएं एक जैसी और परिवार के साथ एकजुट होकर किस तरीके से अपनी संस्कृति के इस उत्सव को हर कोई मनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।